तो यार हमारी कहानी की शुरुआत मानो के एक कयामत से होती है, जहाँ पर हमें एक ऐसी लैब फैसिलिटी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर ये लोग डाइक्लोनियस के ऊपर दरिंदगी वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। उधर ही कहानी एक डाइक्लोनियस लड़की पे जाती, नंगी, जख्मों से बड़ी हुई, बस खामोशी के साथ यहाँ से निकलने की कड़ी होती है। उस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं होता बल्कि थकान होती है, जैसे कि वो दर्द से भागना तो बहुत पहले ही छोड़ चुकी है, अब बस वो दर्द के बीच में से गुजरती है। गार्ड्स जैसे जैसे उस पर गोलियां बरसा होते हैं, हमें पता चलता है जैसे कि कोई एक इनविजिबल फोर्स उसका बचाव कर रही है। गोलियां किसी वजह से उसे छू भी ना पाती और वो इसी तरह बेरहम दिली से हर एक शख्स को अपने रास्ते में आने वाले को काटती चली जा रही होती है। गार्ड्स गोलियां बरसाते पर जैसे कि मानो वो गोलियां हवा में ही रुक जाती हो। इन गार्ड्स की बातों से हमें यहाँ तक ये भी पता चलता है कि इस डाइक्लोनियस लड़की की रेंज 2 मीटर तक है। जो भी इस 2 मीटर के दायरे में आएगा वो वहीं पर मारा जाएगा। पर दोस्तों उनकी मौत से दूर रहना भी उन्हें ना बचा पाता। हम देख पाते वो लड़की उनके खिलाफ दूर से फिर शार्प ऑब्जेक्ट से टारगेट करती होती। वो जैसे तैसे उन्हें तोड़ और मरोड़ रही होती है। यहीं पर पहला सवाल जन्म लेता है, ये लड़की कौन है और ये क्या कर रही है? ये क्यों इतनी बेरहम दिली से इनको कुचल रही है? पर ये तो कुछ भी नहीं होता, अगला पल इससे भी ज्यादा भयंकर होता है। लोग गिर रहे होते हैं और कटते चले जा रहे होते हैं, उनके सर उनके तन से जुदा होते चले जा रहे होते हैं। मेरे भाई लोगों, सब कुछ तब समझ में आता है जब हम उसकी 2 मीटर की रेंज में खून से भरे हुए हाथ के छापों को देख पाते हैं, जिससे वो लिवरेज के दरवाजे खोलती चली जा रही होती है। हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि उसके कोई इनविजिबल हाथ है जो कि दिखते नहीं है और इसके दम पर वो किसी भी चीज को तोड़ और मरोड़ सकती है। तुम उन हाथों को देख तो नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें कभी कभार महसूस कर पाते। जब तुम उन्हें महसूस करोगे वो तुम्हारा आखिरी पल होगा। यूं ही इस फैसिलिटी को एस्केप करते दौरान उसकी मुलाकात यहाँ पर चीफ कुरामा से होती है, जो कि इस फैसिलिटी का हेड है। वो इस वक्त अपने साथ लगभग 20 सैनिकों को लेकर खड़ा होता है। फैसिलिटी का चीफ होने के बावजूद भी कुरामा ही वो आखिरी शख्स होता है जो कि इस लड़की को थोड़े से अच्छे तरीके से ट्रीट करता था। पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो उसे यहाँ से जाने देगा। कुरामा वो आदमी है जो सिस्टम का हिस्सा भी है और सिस्टम का शिकार भी है। बाहर से सख्त, अंदर से अपनी गलतियों के बोझ तले धीरे धीरे करके टूट रहा होता है। वो गार्ड उस लड़की पर ओपन फायर कर देते हैं। यहाँ पर वो सभी को मार गिराती है, लेकिन वो इस सब के बावजूद भी कुरामा की जान नहीं लेती। ये जानते हुए कि कुरामा सबको ऑर्डर्स देता है, ये जानते हुए कि कुरामा अगर चाहे तो उसे आराम से जाने दे सकता था, फिर भी वो कुरामा की जान नहीं नोचती, क्योंकि लूसी उसके अंदर के दर्द को महसूस कर पाती है। वो उसे बिल्कुल अपनी तरह पाती है। कुरामा उसका गुनहगार होता है, वो फिर भी उसे नहीं मारती। यहीं से पता चलता है ये लड़की सिर्फ कैद नहीं थी बल्कि चलती फिरती सजा थी। एक ऐसी ताकत जो गोली को भी सांस लेने से पहले ही कुचल दे, कि वो कुरामा को नहीं मारती। वो लड़की जब पूरे तरीके से फैसिलिटी से बाहर निकल आती है तो एक सैनिक कुरामा के ही कहने पर उस लड़की के सर को उड़ाने की कोशिश करता है स्नाइपर बुलेट कैलिबर से। लूसी की इंस्टिंक्ट यहाँ पर एक्टिवेट होती है और वो थोड़ा सा मूव करती है, जिस वजह से वो गोली उसे छू के गुजर जाती है। पर फिर भी लूसी यहाँ पर जख्मी हो जाती है और यहाँ तक वो इस समंदर के अंदर गिर जाती। दोस्तों याद रखिएगा, वो गोली उसके सर पे लग के गुजर जाती है, पर फिर भी उसके दिमाग पर असर पड़ जाता है, जिस वजह से उसकी डुअल पर्सनैलिटी यहाँ पर जन्म लेती है। अब उसकी 2 पर्सनैलिटी है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हाइप कर सकते हैं कर दे और लाइक और कमेंट तो करना ना ही भूलिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं इसके बाकी पार्ट्स को भी लाऊंगा। तो चलो अपनी वीडियो की ओर वापस आते हैं। इसी बीच में यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर कहानी एक खुशगवार टाउन में यूकी नामी लड़की पर जाती है। वो लड़की अपने स्कूल को जा रही होती है कि इसी में उसकी मुलाकात इतने सालों बाद अपने कजन से होती है। यूकी उसे देख के कहने लगती है, तुम कयोटा हो ना? मेरा नाम है यूका, मैं तुम्हारी कजन हूँ। यूका बताती है कि वो आज ही ट्रेन लेकर यहाँ पर आई है, लेकिन आते सारी वो सबसे पहले उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर चली आई। कोयोटा थोड़ी हैरानी से कहता, वाह तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँगा? यूकी जवाब में कहती, ये काफी ज्यादा आसान है, मुझे पता था कि तुम्हें समंदर देखना पसंद है, तुम यहीं पे तो बचपन में आकर समंदर को देखा करते थे। वो आस पास के खूबसूरत माहौल को देखते दौरान कयोटा कहता है,
इसमें आज भी बदलाव नहीं हुए। ये बिल्कुल हमारे बचपन की तरह ही ये जगह आज भी उतनी ही सुंदर है। उसकी कजन यूकी कयोटा के हाथ को अपनी बाहों में लेते हुए उसे फौरन से बीच के किनारे पर ले जाती है। बीच के किनारे पे पहुंचे कयोटा थोड़ा सा अफसुर्दा होने लगता है, थोड़ा सा खफा होने लगता है। वो बोलता है, तुम्हें याद है ना कि हम लोग कैसे पूरा पूरा दिन यहाँ पर खेला करते थे, मैं, तुम और मेरी छोटी बहन कनाई। कनाई का नाम सुनते सार यूकी को भी अंदर से दर्द होने लगता है और वो अपनी नजरें झुका देती है। कयोटा आगे कहने लगता है, मेरी बहन को यहाँ पर आके सी शेल को जमा करना काफी ज्यादा पसंद था। ये कहते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है और बस अपनी ही बहन को याद करने लगता है। इतनी ज्यादा खामोशी यहाँ पर छा जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ समंदरों की लहरों को ही सुन पाते हैं। हाँ दोस्तों, समंदरों की तो लहरों को सिर्फ और सिर्फ यूकी ही सुन पाती है, क्योंकि हमारे कयोटा के तो दिमाग में अभी भी उसकी छोटी सिस्टर की आवाजें दौड़ रही होती है। उसे याद आने लगता है कि वो कैसे अपनी छोटी सिस्टर को टीज किया करता था कि इसी सब में हम समंदर में किसी को तो देख पाते हैं। यूकी कयोटा का ध्यान में अब समंदर के बीच में फौरन से उसी व्यक्ति की ओर करवाती है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही एक्सपेरिमेंट डाइक्लोनियस होती है। वो लड़की एक लम्हे में दहशी दरिंदा लग रही होती है कि अगले ही पल में वो एक मासूम सी लड़की में बदल जाती है। वो उन्हें यहाँ पर देखकर घबरा जाती है। वो न्यू न्यू कहते हुए यहाँ से जैसे तैसे करके भागने लगती है कि उसका पैर फिसलता है और वो मिट्टी में गिर जाती है। उठने के बाद वो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती, क्योंकि वो नंगी होती है। तो यहाँ पर यूकी कयोटा के मुंह को मोड़ते हुए उसे अपने अप्पड़ को उतारने के लिए बोलती। तो हाँ यार, अगले सीन में यहाँ पर यूकी उसके जिस्म को डांप देती है। वो लोग उसके सर पे अजीबो गरीब किस्म के सींग को देख पाते हैं। यूकी हैरानी जताते हुए कहती कि देखो, उसके सर पे तो सींग है। पर उस सींग को अपनी आंखों से देखकर हमारे कयोटा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जैसे कि बचपन में भी उससे मिल चुका होता है, लेकिन उससे ठीक से याद नहीं आ रहा होता। जब आप लोगों को पता चलेगा कि पहले ये कहाँ पर मिल चुके हैं, आप लोग ये देखकर अंदर से टूट जाएंगे। उससे याद आने लगता है कि उस सींगों वाली लड़की ने उससे कहा था, तुमने झूठ बोला तो बदले में मैंने उन्हें मार गिराया। उसे याद करके कयोटा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो जितना भी आगे याद करने की कोशिश करता, उसके जहन में कुछ भी ना आता। यूकी बोलती है कि इसे हमें तुम्हारे घर में ले जाना होगा, जो कि हमने तुम्हें किराए पे दिया है, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा होता है। इसी तरह वो लोग एक बहुत बड़ी आलीशान मेंशन में चले जाते हैं। दरअसल ये मेंशन जो होती है ये यूकी की पेरेंट्स की होती है, मगर यहाँ पर उन्होंने कयोटा को रहने की इजाजत दी होती है, एक ही शर्त पे कि तुम पूरे के पूरे घर को साफ रखोगे। अंदर आते सारे कयोटा की नजर एक बहुत महंगी एंटीक क्लॉक पे पड़ती है। पर मैं पहले ही बता दूं, ये घड़ी टूटी हुई है। दोस्तों, इस घड़ी को भी याद रखना, आगे चल के काम आएगी। घर पहुंच जाने के बाद यहाँ पर इस लड़की को जोर से पेशाब आने लगता है और वो यहीं पर कर डालती है। अगले ही पल में हम देख पाते हैं कयोटा को यहाँ की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि यूकी उस लड़की को अंदर जाकर निला रही होती है। थोड़ी देर में ये लोग यहाँ पर बैठ के राइस बॉल खाने लगते हैं और जो ये लड़की होती है इसे खाने की तमीज भी नहीं होती। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक बच्चों की तरह होती है। इसे ना ही बोलना आता होता है और ना ही खाना आता होता है, जिस वजह से मजबूरन कयोटा को उसे अपने हाथ से खिलाना पड़ता। ये सब अपनी नजरों से देखकर जैसे कि यूकी को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। हाँ दोस्तों, उसकी कजन को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा वो भी मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। कहानी उसी फैसिलिटी पे कुरामा पे जाती है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी बोलने लगती है कि हमारा डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से परफेक्ट था, उसी ने वो तोड़ा तो तोड़ा ही सही, लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि उसके लिए आखिर फाइनल गेट किसने खोला था। कुरामा यहाँ पर बिल्कुल इमोशनलेस तरीके से कहता है कि हमें लूसी को ढूंढ के मारना होगा, इसके लिए पूरी स्पेशल असल्ट टीम को भेज दो। जब उसकी असिस्टेंट थोड़ी सी फिक्रमंद होती है तो कुरामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम समझ रही नहीं हो, वो पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म करने का दम रखती है। वो सिर्फ दम नहीं रखती बल्कि वो असल में भी खत्म कर डालेगी। कहानी स्पेशल असल्ट टीम में बांदो नामी शख्स पर जाती है, जो कि होलोग्राम्स को काफी आसानी से टारगेट कर सक रहा होता है। वो अपने काम में इतनी महारत रखता
लगता होता है कि वो देखते ही देखते कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता होता, पर वो थक जाता है होलोग्राम्स को शूट करते करते। वो कहता भी है, मुझे असल में किसी की जान लेनी है। बांदो को ट्रेन ही इसलिए किया गया है ताकि उसका माइंड सिर्फ एक ही चीज को लेकर फोकस करे, किसी की जान लेना। इसी के कारण वो बांदो को बताते हैं कि हमारी फैसिलिटी में से एक मर्डरर लड़की भाग गई है, तुम्हारा काम है उसे ढूंढना और उसे मार गिरा। याद रखो, वो लड़की चाहे भले ही माइनर्स है, 18 साल से छोटी है, लेकिन वो किसी की भी जान देखते ही देखते ले लेती है। उसे हल्के में लेने की गलती तक मत करना, वरना तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारी पूरी टीम के साथ भेजेंगे क्योंकि तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। कहानी कयोटा पे जाती है जहाँ के उसके पुराने सामान में से एक सी शेल निकलती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि ये मेरी छोटी बहन कनाई ने मुझे अपना आखिरी प्रेजेंट दिया था उसके मरने से पहले। उस दौरान भी कयोटा, यूकी और कनाई मिलकर खेल लेते हैं कि उसे एक खूबसूरत सी शेल मिली। उसे याद करते हुए वो काफी ज्यादा सैडनेस के साथ बोलता है वो फिर अपनी बीमारी से मारी गई। ये सुनकर यूकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि यूकी को पता होता है कि वो बीमारी से नहीं मरी होती। दोस्तों, ये चीज भी मैं आपको आगे चल के क्लियर करूंगा। इस स्टोरी में काफी मजे मजे की चीजें हैं जो कि सिर्फ आगे चल के ही क्लियर होगी। तो वो डायक्लोनियस किसी वजह से हमारे कयोटा के हाथ से उस शीशल को लेकर तोड़ डालती है। ये देखकर कयोटा का दिमाग गुस्से से पागल हो जाता है। वो इसके गिरबान को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने आखिर इसे क्यों तोड़ा? तुम क्या सोच रही थी? यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। यूकी को बीच में आकर उसे रोकना पड़ता है। ये सब देखकर डायक्लोनियस लड़की की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। वो गुस्से से यहाँ से खफा होकर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद कयोटा थोड़ा सा शांत होता है तो यूकी उसे एक्सप्लेन करने लगती है, चूंकि तुमने उस सीशल को देखा, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब किस्म का दुख था और यही चीज उस लड़की ने नोटिस किया। उससे हैरान आ गया क्योंकि तुमने उसे यहाँ पर रहने की जगह दिया है, तो वो तुम्हें दुख में नहीं देख पा रही थी। तो उससे लगा शायद से ये सी शेल तुम्हें खफा करता है, तुम्हें तोड़ देता है, तो तुम्हें उस दर्द से बचाने के लिए उसने उस सी शेल को ही तोड़ दिया। ये सुनकर अब जाके कयोटा को थोड़ी सी समझ में आने लगती है कि हाँ यार, सी शेल को तोड़ने से पहले उसके चेहरे पर गुस्सा था और जब उसने उसे तोड़ दिया तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे कि उसने मेरी मदद की हो। इस सब चीजों को समझने के बाद कयोटा को अपने एक्शन पर दुख होने लगता है। बाहर इस समय में बारिश हो रही होती है तो यूकी भी उसके पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है। वहीं पर हम स्पेशल असल्ट टीम का चॉपर भी देख पाते हैं जिसके अंदर बांदो भी शामिल होता है। उन्हें स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए होते हैं कि लूसी को जैसे ही देखो तो उसका सामना अकेले करने की कोशिश मत करना, क्योंकि नजर चपकते सब 5 मिनट के अंदर उसने 23 लोगों की जान को नोच लिया था। वह जैसे जैसे लूसी का जिक्र कर रहे थे हम उसे उसी बीच के किनारे पर देख पाते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात कयोटा से हुई थी। वो यहाँ पर पूरे तरीके से अंदर से टूट जाती है, उससे दुख होता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ कयोटा की मदद करना चाहती थी। बीच के किनारे पर हम एक होमलेस बच्ची को भी देख पाते हैं जिसके हाथ में एक पप्पी होता है। उसे बीच के किनारे पर स्पेशल असल्ट टीम के चॉपर की गुजरने की आवाज सुनाई देती है। वहीं पर उनका कैप्टन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि उस डायक्लोनियस की 2 मीटर की रेंज में मत जाना, उसके पास एक अननोन वेपन है जिसके दम पर वो किसी की भी जान नोच सकती है। इसी तरह वो ओशन के किनारे अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर देते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि वो डायक्लोनियस समंदर के अंदर गिरी थी और समंदर यहीं पर आकर खत्म होता है। सीन शिफ्ट होके एक बार फिर से कयोटा की ओर जाता है जहाँ पर कयोटा को अब रिग्रेट होने लगता है कि उसने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। इसी सब में दरवाजे की बजने की आवाज आती है। कयोटा फौरन से खुशी खुशी दरवाजे पे जाता है, ये सोचते हुए कि शायद से उसकी कजन ने उस लड़की को ढूंढ ही लिया, पर इसके बजाय वो दरवाजे पर पुलिस को पाता है। वो यहाँ पर उसे उसी डायक्लोनियस गर्ल की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा है? उसे देखते सारे कयोटा वहीं पर चौकंदा हो जाता है। तो वो यहाँ पर उसे सवाल पूछता है, क्या इस लड़की ने कुछ किया है? तो पुलिस इन्वेस्टिगेटर सच्चाई को छुपाते हुए कहते हैं, नहीं, बस ये एक मिसिंग पर्सन है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पर कयोटा की इंस्टेंट इस बात की बात बात पर गवाही दे रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए वो भी उन्हें सच्चाई ना बताता और वो बोलता कि मैंने इस लड़की को कहीं पर नहीं देखा। उनके चले जाने के बाद कयोटा को अंदाजा हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की को लेकर, वरना पुलिस इस तरह तो घर घर जाकर सब एक मिसिंग पर्सन के बारे में नहीं
नहीं पूछती। वो फौरन से छाता लेकर उस लड़की को खुद ही ढूंढने निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होके दोबारा से बीच के किनारे पर जाता है, जहाँ पर हम स्पेशल असाल्ट टीम में बांदो और उसकी एक टीम मेंबर को देख पाते हैं। हमें मालूम पड़ता है ये स्पेशल असाल्ट टीम पूरे की पूरे बीच में फैलकर लूसी को ढूंढ रही है। कि इसी समय चलते चलते यहाँ पर बांदो की नजर फाइनली लूसी पर पड़ ही जाती है, जिसको देखकर वो काफी इवल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आखिरकार किसी को तो मारने का मजा आएगा। यहाँ तक कि थोड़ी देर में वहाँ पर कयोटा भी पहुंच जाता है। कयोटा उसे यहाँ पर कामते हुए पाता है, तो वो इस डाइक्लोनियस को जैसे यहाँ से ले जाने ही लगता कि पीछे से बांदो उस पर टूट पड़ता है। वो अपनी राइफल की पीछे वाली साइड फौरन से कयोटा के सर पे मारता है। तब और फिर तभी बांदो इस डाइक्लोनियस को देखते तुरंत कहने लगता है, ओए ओए देखो ये वाकई में म्यूटेंट है। यहाँ तक इसके सर पर सींग भी निकले हुए हैं। टोयोटा जब यहाँ पर उस लड़की के हाथ को पकड़ के ले जाने ही लगता है, तो बांदो उनके पैर के करीब शूट करते हुए उन्हें वहीं पर रोक देता है। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, चूंकि ये लड़की हर वक्त न्यू न्यू करती है, तो यहाँ पर हमारा कयोटा उसे न्यू बुलाता है। बांदो इसके बाद एक ही लात से हमारे कयोटा को जमीन में पटक डालता है, ये कहते हुए कि मुझे इस लड़की के साथ थोड़ा सा खेलना है, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। इसके कुछ समय के बाद यहाँ पर हम यूकी को भी देख पाते हैं, जो कि टाउन में ही न्यू को ढूंढ रही होती है। लेकिन फिर उसे अंदाजा होता है कि शायद से न्यू बिल्कुल बीच में ही उससे मिलेगी, जहाँ पर उन्होंने पहली बार उसे देखा था। तो जब यूकी बीच के किनारे पर पहुंचती है, तो वो यहाँ पर हमारे कयोटा को बेहोश पाती है। यूकी फौरन से फिक्रमंद होते हुए यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करती है। दोस्तों पास में मौजूद हम बांदो को देख पाते हैं, जो कि लूसी को पैर से घसीटते हुए यहाँ से दूर ले जाने लगता है, ताकि आसपास लोगों की नजर उन पर न पड़ जाए। थोड़ा सा दूर पहुंच जाने के बाद बांदो उससे कहता है, सुनने में आया कि तुमने काफी लोगों की जाने लिया, तो मुझे बताओ कि तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो, मुझसे लड़ो। इसी तरह वो लूसी को मार मार के इधर उधर पटक रहा होता है, पर वो यहाँ पर न्यू को चाहे भले ही जितना भी मार लेता, वो काफी ज्यादा डरी और घबराई होती है। बांदो यहाँ पर लूसी को जैसे जैसे पटक रहा होता है, उसका सर यहाँ पर एक जाली से जाकर लग जाता है। इस वजह से यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। पर उतने में बांदो डिसअपॉइंट हो चुका होता है। वो कहता है कि इस लड़की को मार डालो, मुझे तो लगा कि ये मुझसे फाइट करेगी। ये कहते हुए वो अपने चमचे को ऑर्डर देता है और वो उसकी ओर पीट करके अपने सिगरेट को जलाने ही लगता है कि अगले ही पल में हम देख पाते हैं उस सैनिक के पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो गया होता है। बांदो की नजर उसकी ओर जैसे जैसे पड़ती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देख पाते हैं उस सैनिक में अभी भी जान बाकी होती है। वो यहाँ से मदद की पुकार लगाता है कि यहाँ तक नियो उसके हाथ को भी काट देती है। तब और फिर तभी नियो अपने पैरों पे खड़े होके उसे काफी ज्यादा गुस्से से अपनी कातलाना निगाहों से घूरने लगती। बांदो उसकी ओर फौरन से अपने एसएमजी से शूट करता, पर एक गोली भी उसे जाकर ना लग पाती। वो देख पाता वो जैसे एक कदम आगे बढ़ती है, उसके आसपास चीजें खुद ही टूटने लगती। वो उस पर गोली चिल्लाते हुए परेशानी से चिल्लाता है, कौन हो तुम? पर वो आगे बढ़ती रहती और एक गोली भी उसका कुछ बाल बाका भी ना कर पाती। थोड़ी देर में हम देख पाते हैं कि वो अपने इनविजिबल हैंड से बांदो पर टूट पड़ती है। बांदो कुछ तो अपनी तरफ आते हुए को महसूस कर पाता है। वो फौरन से पीछे हटता और बस मौत को उठा करके बच जाता। वो यहाँ पर अपनी जान बचाकर कुछ कचरों के बीच में से गुजरने लगता है, पर एक एक चीज वहीं पर नष्ट होती चली जाती। वो जैसे उसकी 2 मीटर की रेंज के दायरे से दूर होता है, तो फिर लूसी उसके ऊपर बारी बारी चीजों को फेंकना शुरू कर देती है, जो देखकर उसे अब समझ में आता है कि लूसी की 2 मीटर रेंज है, जिस वजह से वो अब उसकी ओर चीजों को फेंक रही है। कि उतने में वो अपने ऊपर जैसे ही देखता, एक बहुत बड़ी आग उसके ऊपर ही गिरने वाली होती है। वो कैसे न कैसे करके अपनी जान को बचाता ही है कि उतने में ही नियो इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी शिप को उठा कि उसकी ओर फेंकने लगती है। बांदो फौरन से रॉकेट लॉन्चर से उस शिप को वहीं पर तबाह कर देता और पास में मौजूद ये सारी आवाजें वो पप्पी गर्ल भी सुन पाती है। कवर में बैठा बांदो अपना सर उठा के जरा से पीक करता है, जैसे कि तुम लोग बिल्कुल पबजी में जो पीक करते हो
कुछ इसी तरह वो नोटिस करता कि लूसी उसके मरे हुए साथी के पास मौजूद है और उसके मरे हुए साथी की जेब में हैंड ग्रेनेड होता है। वो सोचता है कि वो लूसी को अपनी ओर बढ़ाएगा और वो जैसे उस हैंड ग्रेनेड के पास पहुंच जाएगी वो उसे शूट करके वहीं पर खत्म कर देगा। तो इसी वजह से वो कवर में छुप के बैठ जाता है और जब न्यू उस व्यक्ति के पास से गुजरने लगती है तो यहाँ पर गांधो काफी खुशी से ग्रेनेड पर शूट करने के लिए उठता है, ये सोचते हुए कि न्यू की रेंज 2 मीटर से ज्यादा दूरी की नहीं है। पर वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम देख पाते हैं लूसी ने अपने हाथ में ही गन पकड़ी होती है। तो इसी तरह यहाँ पर न्यू शूट करती है और वो गोली जाकर किसी को तो लगती है। अगले ही पल में हम देख पाते हैं बांधो जमीन पे खड़ा। अब न्यू उससे काफी गुस्से से घूर रही होती है। न्यू इसके बाद कहने लगती है, कहाँ गया? मुझे तो लगा तुम्हें काफी मजा आ रहा था। बांधो अपनी गन से शूट करने की दोबारा कोशिश करता। न्यू उसके हाथ को उखाड़ देती। बांधो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन न्यू उसे तब भी मौत को नहीं देती। न्यू उससे पूछती है, मुझे तो लगा तुम्हें मारना काफी ज्यादा पसंद है, पर जरा देखो तो सही, मारने वाला ही मेरा शिकार बन गया। बांधो उसकी और अपने हाथ को बढ़ाते हुए क्या कुतिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसी पल में यहाँ पर न्यू उसके उस हाथ को भी तोड़ देती। बांधो दर्द से चिल्लाते हुए गाली बकता रह जाता, कुतिया कुतिया, बस तुम ये याद रखना, मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हारे पीछे दोबारा आऊंगा। तो न्यू बेरहम दिली से उसकी आंखें भी उखाड़ देती है। वो बोलती है, अब बताओ क्या तुम्हें मेरा चेहरा अब दिख पाएगा? तुम मुझे पहचानोगे कैसे? पर जरूरी सवाल तो ये उठता है, अगर वो जिंदा बचे तो तभी तो वो न्यू के पीछे दोबारा आ पाएगा। उसे यूं दर्द से चिल्लाता देखकर न्यू बोर होने लगती है। वो कहती है, अब मजा नहीं आ रहा, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। वो अपने इनविजिबल हाथों से उसके दम को जैसे ही तोड़ने लगती है कि न्यू का ध्यान अपने हाथ पर थमाए हुए किसी चीज पर पड़ता है। न्यू जैसे अपने हाथ को खोलकर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उससे यहाँ पर कयोटा की याद आती है और उसके सर में तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो दोबारा से अपनी इनोसेंट पर्सनैलिटी में बदल जाती है। दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो उसकी कातलाना पर्सनैलिटी है उसका नाम लूसी है और जो उसकी मासूम पर्सनैलिटी है तो उसका नाम कयोटा ने न्यू रखा है। लूसी के यहाँ से चले जाने के बाद वही होमलेस लड़की का वहाँ से गुजर होता है। क्योंकि उसे शूटिंग की आवाजें आई, वो यहाँ पर बांधो को यूं तड़पता हुआ देखकर फौरन से उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके हाथ को बांध देती है। वो कहती है कि मैं जल्दी यहाँ पर मदद को लेकर आती हूँ। दोस्तों कहानी एक बार फिर से यूकी और कयोटा पे जाती है और यहाँ पर फिर से वही पुलिस आती है। वो यूकी को बोलती है कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए है कयोटा के साथ। तो कयोटा उन्हें लाख बार बस एक ही जवाब देता है कि एक सोल्जर था जिसके हाथ में मशीन गन थी। उन पुलिस वालों को पता होता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो हर बारी पे उसे टाल देते हैं ये कहते हुए कि जरूर वो कोई गैंग मेंबर्स होंगे। तो जब पुलिस यहाँ से जाने लगती है तो उनका जो बड़ा चीफ होता है वो बातों ही बातों में हमारे कयोटा को हिंट देता है कि भाई तुम इस बात को बुला दो तो इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हें कोई भी दिक्कत का आगे सामना नहीं करना पड़ेगा। कयोटा भी अब वहीं पर शॉक कि भाई ये चल क्या रहा है। दोस्तों कहानी उसी बच्ची पर जाती है। जब वो वहाँ पर दोबारा पहुँचती है तो वो बांधो को वहाँ पर नहीं पाती। इसी के साथ हम देख पाते हैं अगले ही पल में कयोटा अपने घर को पहुँच जाता है और यूकी भी अपने घर को वापस लौट कर जाने लगती है। यूकी के यहाँ से चले जाने के बाद कयोटा जैसे तैसे करके मेंशन में एंटर ही करने लगता है कि वो वहीं पर पास में ही न्यू को पाता है जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। न्यू यहाँ पर आते सारे उसे फौरन से सी शेल देती है। हाँ दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब लूसी ने अपने हाथ में कुछ देखा था तो उसकी पर्सनैलिटी शिफ्ट कैसे होगी, उसे कयोटा की क्यों याद सताने लगी। तो असल में वो यही सी शेल थी। अब आप लोग सोच रहे ये सी शेल तो कहाँ से उसे मिली। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, वो बीच के किनारे सिर्फ इसलिए ही गई थी ताकि वो हमारे कयोटा के लिए न्यू सी शेल को ढूंढ सके जो उसने आखिरी बार तोड़ दी थी। तो हाँ सी शेल को देते दौरान न्यू के आंखों में आंसू होते हैं। आगे से कयोटा भी फौरन से जाकर उसे गले लगाता है। दोस्तों एक लम्हे के लिए हमें दोबारा से यूकी के बारे में भी दिखाया जाता है। यूकी जब अपने घर को लौट के जा रही होती तो उसे अपने बचपन की एक फेस्टिवल की याद सताने लगती है
जहाँ पर यूकी इस टाउन को छोड़कर जा रही थी। यूकी रोते हुए उससे ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज कभी भी मुझे मत बुलाना। तो आगे से कोयोटा भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कभी भी अपनी फेवरेट कजन को नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। इसी समय यहाँ पर यूकी को पता चलता है कि उसके पास अभी भी उसी मेंशन की चाबियां हैं जो कि उसने यहाँ पर कोयोटा को तो दी ही नहीं। तो वो फौरन से ड्राइवर को कहती है कि गाड़ी को वापस घुमाओ। तो इसी समय सीन शिफ्ट होकर मेंशन के अंदर जाता है, जहाँ पर हमारा कोयोटा कहने लगता है कि तुम्हारे कपड़े सारे बारिश की वजह से भीग चुके हैं और तुम्हारा पूरा जिस्म अंदर से दिख रहा है, हमें तुम्हारे कपड़े को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों वो जैसे तैसे आंखें बंद करके उसके कपड़ों को बदलना होता है कि उतने में यहाँ पर यूकी आ जाती है। उससे कुछ गलत लगने लगता है कि वो उसकी मतलब कि समझ जाओ, यूकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जेलस फील करने लगती है क्योंकि वो यहाँ पर हमारे कोयोटा को पसंद करती है। वो जैसे ही यहाँ से जाने लगती है, कोयोटा उसे रोकने की कोशिश करता तो गुस्से में बहते हुए यूकी जेलस होते हुए उसके मुंह पर जोर से चपेट मारती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट अपने एंड को हिट कर आगे चल के इसमें इतनी ज्यादा बढ़ के फाइटिंग है और इतनी ज्यादा ब्रूटल और डार्क फाइट है कि आप लोग वो देखकर अंदर से हिल जाओगे। और साथ ही साथ जब आप लोग इनके ट्रैजिक पास्ट को जानेंगे तो शायद से आप अंदर से टूट भी जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के साथ।